गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी दिसंबर 2023 में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और लोक कला को सर्वव्यापी बनाने के लिए राज्य में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इसकी थीम रखी गई है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। और यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हैं तो अभी आपको याद होगा अभी कल ही हमने बिहार से संबंधित 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे वो सारा हमने क्लियर किया था। आज यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे, यानी कि 2023 में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपने पढ़े हैं वो सारे हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी लखनऊ हो गई जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। वैसे आप जानते हो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बना है लखनऊ में। और जो हमारे रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर एक बुक आई थी द मॉन्क वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा था शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से लगती है। वो 8 राज्य कौन कौन हो गए? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और देश है नेपाल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु हो गया बारहसिंगा जो कि मध्य प्रदेश का भी है। वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश का और फल है आम। ये 2 नाम मैं आपको और बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की और देश की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू जी। यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। और उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। ये तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट्स कवर करा है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे कि 2023 में क्या क्या करंट अफेयर्स बने यहाँ से। तो आपको याद है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर जिसका नाम है सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया था। अभी तमिल संगम का दूसरा चरण यहाँ पे आयोजित हुआ वाराणसी में ही। अभी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है, वहीं मांस उत्पादन में भी ये टॉपर रहा। और देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ पे किया गया? सहारनपुर यूपी में। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू हुई यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस 296 किलोमीटर। और शिक्षा में समानता के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार नाम से एक अभियान शुरू हुआ यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या, जबकि देश का तो सांची है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे मिशन महिला सारथी पहल शुरू हुई। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पे खुला? BHU उत्तर प्रदेश में, जबकि पहला एम्स दिल्ली में है तो दूसरा चेन्नई में है। अभी स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाएगा? शक्ति दीदियां। पहला मोटो जीपी रेस का आयोजन ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और इसमें पहले स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जेलों का नाम बदल के सुधार गृह कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ये कहां पर मंदिर संग्रहालय बनाएगी? अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश ने अभी गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना था बरेली। उसके अलावा मोदी जी ने अभी वाराणसी में भगवान शिव जी के थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी थी। पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ का आयोजन हुआ था वाराणसी में ही। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू हुई? सरयू नदी में। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलती है उसके तहत लाभार्थियों को जो राशि दी जाती है ना 15,000 रुपये, अभी उसे बढ़ा के 25,000 कर दिया। और भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। उसके अलावा वन टैप वन ट्री अभियान यहाँ पे शुरू हुआ। पहला वैदिक थीम पार्क बना उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यहाँ पे शुरू हुई। नीति आयोग ने जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया था उसके अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला जो राज्य बना ये उत्तर प्रदेश है।
पंचामृत योजना यहाँ पे शुरू हुई थी गन्ना किसानों के लिए। और अगर पूछे ना आपसे कि भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बना, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ वाराणसी में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश की है। और भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ पे शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। वन वर्ल्ड टीबी समिट, ये इसका आयोजन हुआ था वाराणसी में। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको 35 क्वेश्चन कवर कराए हैं संबंधित उत्तर प्रदेश से। 2023 में जितने भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, लगभग वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा दिए यहाँ पे। और अब मेरी कोशिश यही है, क्योंकि 2023 का एंड आ गया, अब डेली कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें किसी स्टेट की हम चर्चा करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा 2023 के उसमें सारे करंट अफेयर्स में आपको एक बार रिवाइज कराऊं। डेली एक एक स्टेट पकड़ेंगे, ज्यादा भी नहीं, और बीच बीच में उनका रिवीजन भी करते रहेंगे। उम्मीद करूंगा अपना ये इनिशिएटिव, जैसे कल बिहार वाला आपको पसंद आया था, आज उत्तर प्रदेश वाला भी पसंद आएगा। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी एक गुजारिश है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें। अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मैं पूरे दिल से आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं कंटेंट, पूरा समय दे रहा हूं। आप अपना 2 मिनट जरूर देना, मेरा पूरा दिन भर बराबर आपका 2 मिनट, उस 2 मिनट में आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। बाकी अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज में तैयार करता हूं, पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहां पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी बढ़ेंगे आगे। चलो फिर बताओ, अभी 25 दिसंबर को किनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में। मनाने का उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता पैदा करना। और इस साल अटल बिहारी जी की 99 नंबर की जयंती मनाई जा रही है। पहला सुशासन दिवस हमने 2014 में मनाया था। और अटल जी को भारत रत्न कब मिला था, भारत का सर्वोच्च सम्मान? 2015 में। एक सुशासन सप्ताह भी आपसे पूछ सकते हैं, 19 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाते हैं। अटल जी के बारे में कुछ बात करें तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और ये बीजेपी के पहले ऐसे नेता बने थे जो प्रधानमंत्री बने भारत के। और वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। पहली बार 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए, और सबसे कम समय तक के प्रधानमंत्री रहे थे ये उस वक्त। और दूसरी बार 1998 में बने, उस समय ये 13 महीनों के लिए बने थे। और तीसरी बार 1999 से लेके सन 2004 तक पूरा कार्यकाल इनका रहा था। और नई दिल्ली में उनके स्मारक का नाम क्या है? सदैव अटल। अच्छा, डे वाला क्वेश्चन है, और जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। लेकिन आज मैं आपको डेज रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज कुछ अलग हटके मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो प्रश्न में क्या था, किनकी जयंती को हम ये दिन मनाते हैं। तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, पूरे साल भर में जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी जयंती को हम कोई ना कोई दिवस मनाते ही हैं। तो वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं ना, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन लेक्चर बनाया आज मैंने आपके लिए। देखो, जैसा कि आप जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। सरोजिनी नायडू जी की जयंती को राष्ट्र महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 13 फरवरी को। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं 21 मई को। और उन्हीं की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं 20 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम 5 सितंबर को। जबकि सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं 15 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं 25 सितंबर। महात्मा गांधी जी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर। एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं 15 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 11 नवंबर को। और जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को हमने किसान दिवस के रूप में मनाया 23 दिसंबर को। और अटल बिहारी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं 25 दिसंबर। तो ये कुछ महान लोगों की पुण्यतिथि को हमने दिन मनाए, ये आप ध्यान रखना। पूरे साल भर के मैंने आपको बता दिए एक साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर बताना है अभी किसने कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता। तो आंसर होगा वासिनी लॉरेट्स ने। तो अल्जीरियाई प्रोफेसर है वासिनी लॉरेट्स, जिन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट
अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। इस ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड्स को अरब नोबेल के नाम से भी जाना जाता है और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सार्थक विचार को प्रेरित करते हैं। तो इनका नाम याद रखना। यूनाइटेड अरब अमीरात से याद आएगा, भी कोप 28 का आयोजन यहीं पे हुआ था। बाकी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को मिला। शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार मिला था भी सफीना हुसैन को। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 का जीता अब्दुल्लाही मायर ने। ये नाम भी अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, लेटेस्ट याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 की। इस बार इसका 20वां संस्करण है जो कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब में हुआ। जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। किसे हराया? फ्लूमिनेंस क्लब को। और इसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता रॉड्री ने, मैनचेस्टर सिटी के हैं। फेयर प्ले अवार्ड मिला अल इत्तिहाद क्लब को जो कि सऊदी अरब का है। अच्छा, यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो आपको याद आएगा भी 132वां डूरंड कप जो कलकत्ता में हुआ था उसको मोहन बागान ने जीत लिया ईस्ट बंगाल को हरा के। उसी तरह से इस साल जो 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई थी, फाइनल उसका सऊदी अरब में हुआ था, उसको कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा करके। उसके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जो हुआ था भुवनेश्वर में, भारत ने जीता लेबनान को हराया। 2023 में जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था अर्जेंटीना में, उरुग्वे ने जीता इटली को हराया। 2023 फीफा महिला विश्व कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, स्पेन ने जीता इंग्लैंड को हराया। शुभंकर तजुनी था जो रिप्रेजेंट करता है पेंगुइन को। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो 22वां संस्करण था कतर में हुआ था जिसका शुभंकर था लाइव, अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराया था। और 2026 में ये 3 देशों में होंगे, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। और अभी 2023 फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये इंडोनेशिया में हुआ था। चलो आप बताओ इसको किसने जीता था? बाकी अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 ये भूटान में हुई थी, भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराया। और उसी तरह से साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियंस जो ट्रॉफी हुई थी वो नेपाल में हुई थी, उसको भी भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और अभी 14 नंबर की साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सीनियर चैंपियनशिप हुई थी बंगलुरु में, उसको भी भारत ने जीता था, कुवैत को हराया था। बैलन डी और पुरस्कार अभी पुरुषों में जीता लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के हैं। महिलाओं में जीता एटाना बोनमाटी ने, स्पेन की है ये। और ये भी याद रख लो कि 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो सऊदी अरब में होंगे। फीफा की बात करें, स्थापना हुई 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। कुछ इससे संबंधित कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेगा कप का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल प्लेयर कितने होते हैं एक टीम में? 11 होते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में कहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम 2023 इस बार इसका पहला संस्करण हुआ, इसीलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कहां पे? बोध गया, बिहार में, जिसका उद्घाटन किया दलाई लामा जी ने। और 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 33 देशों के करीब 2000 विद्वानों ने हिस्सा लिया। अच्छा, दलाई लामा जी से याद आएगा, ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। अभी इनको 1959 के लिए एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 64 वर्षों के बाद। और ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। और बिहार आया है, बिहार के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अभी अगला प्रश्न देखेंगे। फिर बताओ, हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा शीतल देवी ने। तो देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए दिव्यांग खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया शीतल देवी को। और इनका संबंध जरूर याद रखना किस खेल से है? आर्चरी, तीरंदाज है ये। अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था। एक तो 2023 का अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया और सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट 2023 इनको चुना गया था। और यही बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? सुमित अंतिल को। इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया मुरलीकांत पेटकर को, तैराक है, स्विमर है। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार के लिए चुना गया गौरव खन्ना को, पैरा बैडमिंटन कोच है। और सर्वश्रेष्ठ अकादमी का पुरस्कार मिला गौरव खन्ना एक्सेलिया बैडमिंटन अकेडमी को। और मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को। तो ये ध्यान रखना आप। और ध्यानचंद पुरस्कार इस बार का पता ही आपको, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 का 2 बैडमिंटन प्लेयर को चुना गया है उसके लिए। कौन कौन?
ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन ये अभी हुआ। ये इसका छठवां संस्करण था। 21 से लेकर 24 दिसंबर तक कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। और थीम क्या है? अ न्यू इंटीग्रल विजन फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, अभी 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन समिट्स हुई, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो आप जानते हो विश्व मसाला कांग्रेस का अभी 14वां संस्करण हुआ मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन हुआ भारत में पहली बार नई दिल्ली में। पहला हल्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ मुंबई में। और हल्दी से याद रखना, अभी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन हुआ मुंबई में, तीसरी बार हुआ। वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन हुआ जर्मनी के बर्लिन में। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक हुई मोरक्को के मराकेश में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र हुआ भारत में, मुंबई में हुआ है। और ये दूसरी बार है जब भारत में हुआ। पहला 1983 में हुआ था भारत में, नई दिल्ली में। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ पराग, चेक रिपब्लिक में। भारत किस स्थान पर पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी कर रहा है? भारत ने किस स्थान पर पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी की? नई दिल्ली। पेटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन हुआ था सिक्किम में, जिसका उद्घाटन किया था ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देख। फिर बताइए, अभी हाल ही में तानसेन समारोह ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। तो हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार ये इसका 99 नंबर का संस्करण है, एडिशन है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ही तानसेन बिलोंग करते थे। वे अकबर के दरबार में एक महान संगीतकार थे, नवरत्नों में से एक थे। और उन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। और मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग इसका आयोजन करता है। और अभी इसी समारोह में शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 ये किसे मिला? ये भी याद रखना, पंडित गणपति भट्ट को। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो मिनरल वाटर ब्रांड है बिस्लेरी, और इसी ने अभी इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था, ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है और राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। इसी तरह से अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुए थे उसमें ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर, और भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे इसके शाहरुख खान। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया? तो आंसर होगा विश्व प्रवासन संगठन। तो अभी विश्व प्रवासन संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इसने प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया है। क्यों किया? क्या उद्देश्य है? तो भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित माइग्रेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे प्रयास का मतलब हो गया प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की बात करूँ, स्थापना 1951 में होती है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 175 है। भारत भी इसका सदस्य है। और इसी तरह से आपको याद आएगा अभी पाट मित्रों नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया था कपड़ा मंत्रालय ने, जिसके मंत्री पीयूष गोयल है। उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया था आरबीआई ने लावारिस धन के मालिकों का पता लगाने के लिए। एक निदान पोर्टल का लॉन्च किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, याद होगा, सुपेश नाम से पोर्टल लॉन्च किया था। उससे पहले सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया था। फास्टर पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। सुवास पोर्टल भी अभी लॉन्च किया था। सब सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। और ई अमृत एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो अभी भी आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। जब तक मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा देता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने कौन? वीता दानी। और किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी के नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण हुआ? थाईलैंड। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया 24 दिसंबर। किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम से पहल शुरू की? बिहार। कृषक उपहार योजना ये किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राष्ट्रपति जी ने किस कंपनी को 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया? क्रॉम्पटन।
विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किनके नाम पर रखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और आखिरी प्रश्न था, श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर बने कौन? संतोष झा। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? तो आंसर होगा दीपिका मिश्रा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।